हेलो फ्रेंड्स, हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस और बैक क्रॉस। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टेस्ट क्रॉस के बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा था। उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो क्रॉस है उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, या इसे हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम क्रॉस, उल्टा क्रॉस, प्रतीक संकरण भी कहते हैं। प्रतीक संकरण कई नाम है, व्युत्क्रम क्रॉस, उल्टा क्रॉस, प्रतीक संकरण, इस तरह से। तो देखो, दो क्रॉस में यहां लिख रहा हूं, ये सिंबल्स हैं। दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। एक दूसरा क्रॉस भी है, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। ये मान लीजिए कैपिटल टी, ये स्मॉल टी एक क्रॉस में है। दूसरे क्रॉस में हमने इसको उलट दिया है कि जो फीमेल है उसको हमने ये लिया है और जो मेल है उसको हमने ये लिया है। दोनों से क्रॉस करवाइए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इससे करवाएंगे तो स्मॉल टी, कैपिटल टी। इसको इससे करा लीजिए, इसको इससे करा लीजिए, इसको इससे करा लो और इसको इससे करवा लीजिए। आप कहीं भी देखेंगे तो सभी प्लांट्स इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ही प्राप्त होंगे। ऐसे ही इसमें करवाएंगे तो ये यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें करवाएंगे इससे तो स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल को इनकी जो प्रभावी है उसको हम पहले लिखेंगे और जो अप्रभावी है उसे बाद में लिखेंगे। इसको इससे करवा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी और इसको इससे करवा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि हम ये कहें कि दोनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो सभी प्लांट्स F1 पीढ़ी में ये पेरेंट्स हैं, ये F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी। F जो आता है ना, F जो है वो यहाँ पर रखा गया है। F का मतलब फिलियल, F4 फिलियल होता है, फिलियल 1, फिलियल 2, F2, इस तरह से। तो यहाँ हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में ऑल प्लांट्स आर टॉल, इनके सभी पादप कैसे हैं? लंबे हैं। सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं। तो इस रेसिप्रोकल क्रॉस का वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई खास इतना इम्पोर्टेंस या महत्व है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम एक बार टेस्ट करके देखना चाहें कि भाई रेसिप्रोकल क्रॉस का इससे इसका मतलब पेरेंट्स को चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, तो अगर हम न्यूक्लियर के हिसाब से देखें, केंद्रक के हिसाब से देखें, केंद्रक में उपस्थित जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनके हिसाब से देखें तो इन प्लांट्स पर इनकी जो F1 पीढ़ी में या आगे बढ़ेंगे हम F2 पीढ़ी में, जब भी आगे जाएंगे तो कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। सभी प्लांट्स एक समान ही नजर आते हैं। तो पहले हम परिभाषा देखें रेसिप्रोकल क्रॉस की, कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक संकरण में, यानी एक क्रॉस में जिससे हमने फीमेल लिया है, दूसरे क्रॉस में उसे मेल लिया है, जिससे हमने मेल लिया है उसे दूसरे क्रॉस में हमने फीमेल लिया है, बस यही है। रिजल्ट्स दोनों के समान आते हैं। लेकिन अगर हम
और थोड़ा सा आगे बढ़े, मेंडल से हटकर बात करें। देखो, मेंडल के नियम केवल और केवल केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम और जीन्स पर ही लागू होते हैं। ये केंद्रक के अलावा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें पाए जाने वाले डीएनए और जीन का कोई उल्लेख ये नहीं करता है। हाँ, अब देखो एक चीज समझिए कि जब भी कोई हम क्रॉस करवाते हैं, कोई क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्रॉस करवाने पर हम देखते हैं कि जो फीमेल होता है वो एग देता है और जो मेल होता है वो स्पर्म देता है या पोलन देता है, कुछ भी कहो। तो एग, ये मान लीजिए एग सेल है और ये स्पर्म सेल है। तो जब ये अंदर आता है ना इसके, तो ये पूरा अंदर नहीं आता है, केवल इसका जो ये वाला पार्ट है न्यूक्लियस से, केवल यही अंदर आता है इस तरह से और इसके साथ जुड़ जाता है। यानी कि साइटोप्लाज्म बाहर रह गया, केवल जो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित है वही जाते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो जो साइटोप्लाज्म है वो एग का है, न्यूक्लियस दोनों का है। तो अगर हम न्यूक्लियस के जीन्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के जीन्स तो दोनों से आते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म केवल एग से आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से चेंज करने पर जो प्रोजेनी है या जो हमारी जनरेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम न्यूक्लियस के जीन्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम न्यूक्लियस से अगर हटकर देखते हैं तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो जीन्स है वो एग से आएंगे। इस प्रकार की जो वंशागति है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कोशिका द्रव्य वंशागति या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वंशागति या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, कई नाम है। उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस विथ कम क्रॉस। अब हम बात करेंगे एक अन्य क्रॉस की जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। ये तीन है इसमें, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हेडिंग है बैक क्रॉस। इसको हिंदी में कहेंगे संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण। परिभाषा जो है वो इसी वर्ड के अंदर है। संकर के पूर्वज, उनके साथ संकरण, यानी कि जब किसी F1 पादप का संकरण हम उनमें से किसी एक जनक के साथ करवा दें तो उसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस में क्या था कि F1 यानी जो अज्ञात पादप है उसका संकरण हम करवाते हैं हमेशा अप्रभावी संयुग्मजी के साथ। रेसिप्रोकल में हम पेरेंट्स को चेंज कर देते हैं और बैक क्रॉस में हम क्रॉस करवाते हैं हाइब्रिड के, यानी कि F1 पादप के या F1 के किसी भी एक जनक के साथ। तो यहां हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए दो प्लांट्स हैं हमारे पास, एक ए प्लांट्स है, एक ए वैरायटी है, एक दूसरी है बी वैरायटी। अच्छा, एक चीज और है इसके बारे में कि यदि एक या दो जीन को ट्रांसफर करना हो तो बैक क्रॉस करवाते हैं।
यदि एक या दो जीन को ट्रांसफर करना हो तो बैकक्रॉस करवाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ये क्वांटिटेटिव करेक्टर के लिए अलाउड नहीं है, केवल क्वालिटेटिव जो ट्रेड्स हैं, क्वालिटेटिव जो ट्रेड्स हैं उनके लिए अलाउ है, क्वांटिटेटिव के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, क्वालिटेटिव के लिए अलाउ है, क्वांटिटेटिव के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। दो वैरायटी है, एक ए वैरायटी है, एक बी वैरायटी है। दोनों वैरायटीज का आप थोड़ा सा वो समझिए कि दोनों वैरायटी में डिफरेंस क्या है। तो ये जो वैरायटी है ये हाई यील्डिंग है, यानी कि इसकी पैदावार जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर लो रेजिस्टेंस है, यानी कि किसी भी एक डिजीज के प्रति इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। इस वैरायटी की खासियत है कि इस वैरायटी में लो यील्डिंग है, लेकिन उस डिजीज के प्रति हाई रेजिस्टेंस है। ये ठीक। अब देखो हम इसमें क्रॉस करवाते हैं, हमने इन दोनों में क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद हमको पता है एक ये वैरायटी बनेगी जिसमें आपको ये पता है कि 50% जो करेक्टर है या जो लक्षण है वो इससे आएंगे और 50% इधर से आते हैं ना। 50% का योगदान ये देता है और 50% का योगदान ये देता है, राइट। एक फीमेल है एक मेल है, तो आधे क्रोमोसोम एक युग्मक से आते हैं और दूसरे युग्मक से आधे क्रोमोसोम आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नया पौधा बन जाता है। अब अगर इस पौधे के अंदर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंट होगा, ये पौधा कैसा होगा, रेजिस्टेंट होगा, उस डिजीज के प्रति। अब बैकक्रॉस क्यों करवाएंगे, मेन बात क्या है, क्या हमने जो ये जीन यहां से ट्रांसफर किया है इसके अंदर, क्या ये जीन पहुंच गया? अब हमको वापस से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इसी प्लांट्स को, ये जो प्लांट बने हैं, जो इसका जो सीड आएगा इन प्लांट से, क्या उसको हम एज इट इज वैरायटी के रूप में यूज कर सकते हैं? बताइए जरा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका भी कारण है। देखो, अगर आप इस वैरायटी को एज इट इज बोते हैं, इस वैरायटी को एज इट इज बोते हैं, तो इसका क्रॉस इस तरह से होगा। देखो, तो ए और ए, देखो क्रॉस कैसे होगा, समझो कि इसके जो बीज हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन होने से अब जो प्लांट्स बनेंगे वो सब इस प्रकार से बनेंगे, ए बी और बी बी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो दोबारा देखिए कि ये जो F1 प्लांट है अपने, ये F1 प्लांट का जो सीड होगा, और जब इस सीड को हम F2 पीढ़ी में बोएंगे, तो उस F2 पीढ़ी में बोने पर ये जो प्लांट हैं इनमें जो फ्लावर होगा उसमें स्वयं परागण होगा, और स्वयं परागण से कंडीशन यही होगी कि जिस पौधे का जीनोटाइप ये है उसका क्रॉस उसी जीनोटाइप वाले पौधे से, यानी फ्लावर से होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, इनमें ऐसे ए और बी, इसमें भी ए और बी, जब इसको हम करेंगे तो ए और ए और बी और बी, ये जीनोटाइप वाले 3 पादप प्राप्त होंगे। रेशो इनका 1:2:1। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो प्लांट है, ये देखो हमने ये बोया था, ठीक है, हमने ये बोया था, हम कह रहे भाई हमारे जो करेक्टर है, जो ट्रेड्स हैं, जो रेजिस्टेंस का जो जीन है वो पहुंच चुका है,
तो क्या पहुंचने के बाद F1 पीढ़ी के बीजों को हम एडिटिव वैरायटी के रूप में यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब इनको सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे या बोएंगे तो हमको इस तरह से 3 प्रकार के प्लांट प्राप्त होंगे। एक तो ये बनेगा, देखो ए और ए, ऐसा हमारा जनक है। एक ये बनेगा, ऐसा हमारा हाइब्रिड है। एक ये बनेगा, ऐसा हमारा दूसरा जनक है। तो देखो रेजिस्टेंस केवल इनके अंदर है और इनके अंदर है, इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं है। अगर मान लो डिजीज आती है तो ये प्लांट तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसमें पैदावारी का गुण नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस है। अब समझो कि ये जो प्लांट है ये बिल्कुल खत्म हो गए तो पैदावार घट जाती है। दूसरी बात, अगर हम बार बार इसी सीड को, अब देखो एक चीज, इस प्लांट में और इस प्लांट में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों प्लांट में ए जो जीन है या कोई जीन, या तो इसमें या इसमें जो जीन डोमिनेंट होगी वही जीन अपने लक्षण दिखाएगी। तो एक जैसे लक्षण वाले पादपों का हम चुनाव करेंगे। तो हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए। अगली बार फिर बोएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारी ये वैरायटी है ये तो खत्म हो जाएगी, केवल ये रह जाएगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस ही खत्म। इस चीज से बचने के लिए हम चाहते हैं कि बैक क्रॉस करवाएं, जिससे ये जो जीन है रेजिस्टेंस का, ये जीन लगातार चलता रहे। अब हम बार बार जब बैक क्रॉस, एक चीज सुनिए कि जब हम क्रॉस करवाते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्रॉस करवाया, हमको पता है कि ये जो वैरायटी उसमें हाई यील्डिंग लाइन्स है या हाई यील्डिंग का गुण है, इसमें लो यील्डिंग का गुण है। हमको पैदावार चाहिए, क्योंकि जो रोग है या जो कोई डिजीज है वो हर वर्ष नहीं आता है, किसी किसी वर्ष ही आता है। ठीक है, 4 साल में मान लो 1 साल डिजीज आई, लेकिन हम चाहते हैं कि हाई यील्डिंग के साथ इस वैरायटी में डिजीज रेजिस्टेंसी भी पैदा होनी चाहिए, या ऐसा जीन डालना चाहिए जिससे इसके अंदर भी प्रतिरोधकता हो जाए और एक अच्छी वैरायटी का निर्माण हो, जिसमें अच्छी पैदावार के भी गुण हो और हाईली रेजिस्टेंट भी हो। ऐसी वैरायटी बने, हम ये चाहते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग, ये जो नई वैरायटी बनाते हैं वैज्ञानिक, वो इसी मेथड का यूज करते हैं। इस तरह से जब 1 या 2 जीन को ट्रांसफर करना हो, तो ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो क्वालिटेटिव ट्रेट है वो रेजिस्टेंट एक क्वालिटेटिव ट्रेट है, उसकी 2 ही सीरीज होती हैं, या तो रेजिस्टेंट है या फिर ससेप्टिबल है। अगर हम आगे चलते हैं इसमें तो जो AB वैरायटी है, देखो इसमें हम ये चाहेंगे कि देखो इसके अंदर दोनों के गुण है, इसके भी आए हैं और इससे भी आए हैं। इससे आए हाई यील्डिंग के जीन और इससे आए लो यील्डिंग के जीन। तो हम ये चाहते हैं कि लो यील्डिंग के जो जीन है वो हटें और उनके स्थान पर वापस से ए के हाई यील्डिंग के जीन आने चाहिए, जिससे कि जो वैरायटी बनेगी उसमें अच्छी पैदावार का गुण होगा। और हमको इसको भी ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंट का जो जीन है वो भी होना चाहिए। क्या करते हैं हम, देखो हम ये करते हैं कि ये जो ए वैरायटी है इसका हम क्रॉस कराएंगे बार बार इस F1 से। तो देखो इस वैरायटी को हम कहेंगे डोनर पेरेंट, इसे हम कहेंगे डोनर पेरेंट। डोनर जो देगा, जो जीन देगा, डोनर पेरेंट। इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे रिकरेंट पेरेंट। इसे हम बार बार करवाएंगे ना, तो इसे हम कहेंगे रिकरेंट पेरेंट। और ये केवल एक या 2 जीन देता है, जिसको हम कहेंगे डोनर पेरेंट। ठीक, अब एक बात समझिए कि हम इस AB का क्रॉस बार बार इसके साथ करवाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो B का जो जीन है, B का जो क्रोमोसोम वाला पार्ट है, वो धीरे धीरे हटने लगेगा, A का बढ़ने लगेगा। जितने % इसका हटेगा उतने % A का बढ़ेगा। तो लास्ट में जाकर के हमको एक ऐसी लाइन मिलेगी जिसके अंदर 99% लगभग ये जीनोम होगा, केवल 1% में रेजिस्टेंस के साथ जीन्स होंगे। देखो एक चीज समझिए,
जैसे मान लो ये कोई क्रोमोसोम है या कोई डीएनए है, ये समझिए। तो इसमें ये तो हमको पता ही है कि भाई ये मान ली कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये स्मॉल आर है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। इस कैपिटल आर के साथ यहाँ 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 बहुत सारे जीन हैं। अब ऐसा तो भाई कभी नहीं हो सकता कि केवल हम इस कैपिटल आर को ही ट्रांसफर कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी ट्रांसफर होगा पूरा क्रोमोसोम ही होगा। दूसरी बात, अगर बार बार मियोसिस होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है तो उस कंडीशन में भी अगर ये आर आएगा तो इसके आसपास के जीन्स भी आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं 1%, ये 0.5% भी हो सकता है, ये 0.1% भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कहते हैं इसको इंट्रोग्रेशन लाइन। तो लास्ट में जाके जो लाइन बनेगी उस लाइन के अंदर इसका तो थोड़ा सा ही पार्ट होगा, इस वाले का ज्यादातर पार्ट या ज्यादातर जीनोम इसका होगा। अब देखो हम करते क्या है, ये जो F1 है, इस F1 का क्रॉस हम करवाएंगे कैपिटल ए कैपिटल ए, यानी कि रिकरेंट पेरेंट्स। ठीक है, हमको पता है कि ये 50% देगा और ये कितना देगा, 50% देगा। तो जब ये 50% देगा तो इससे तो 50% आएंगे। एक बात समझना थोड़ी सी, ठीक है, इससे कितने आएंगे, 50% आएंगे। 50% इससे आएंगे। अब इस 50% में दो हैं, ए और बी। कितने हैं, ए और बी। या आप ये समझिए कि हमने 50% क्रोमोसोम तो इसके अंदर पहले से भेज दिए हैं, कि हम क्या ना 50% आ चुके हैं। अब 50% इसमें से और जाए, लेकिन वो जाएंगे कब, जब इसमें से बी हटेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि इसमें से तो 50% ही आएंगे। ठीक है, इसमें से जो 50% है इसमें दो पार्ट हैं, आधा इसका है आधा इसका है, तो इससे आएगा केवल 25%। तो इस तरह से यहां पर जो F1 बनेगा उसको हम कहेंगे BC1 F1, यानी कि बैक क्रॉस 1 F1। और यहाँ पर लक्षण कितने परसेंट हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा यहाँ पर 50 और 25 इधर से आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 75% लक्षण यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि इस जीनोम में 75% जीनोम इसका हो चुका है, केवल 25% जीनोम इसका बचा है। दोबारा देख लीजिए कि यहां से हमने जब पहली बार क्रॉस करवाया तो 50% जीनोम इसका था, 50% इसका था। हमने फिर दोबारा इसको F1 को रिकरेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया तो हमको पता है कि ये तो 50% ही देगा। ठीक है, लेकिन इसमें 50% में 50% इधर से आएगा, 50% में भी दो है, 25 ए का और 25 बी का। तो इसमें से केवल 25 आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अब इसके अंदर 25% तो बी रह गया है और 75% रह गया ए। उसके बाद हम फिर दोबारा से इसका क्रॉस ए और ए के साथ करवाएंगे, फिर वही होगा, इधर से 50% आएगा, इधर से 50% आएगा, 50% आएगा। ठीक है, अब देखो इधर से 50% आया, ठीक है, इधर से 50% आएगा। अब कुल मिलाकर कितना है, 75% है। 75% में जो आधा करें, आधा ए का है आधा बी का है, तो 75% में से आधा करते हैं मान लीजिए, तो ये 37.5 बैठता है। तो इसको हम कहेंगे BC2F1, ये F1 ही कहेंगे हम, क्योंकि पहली बार क्रॉस से जो पहली बार जो प्रोजेनी बनती है उसे हम हमेशा F1 से ही दर्शाते हैं, चाहे हम कितनी बार ही क्रॉस करेंगे, लेकिन जो प्रोजेनी बनेगी उसको हम कहेंगे F1 ही। तो ये BC2F1 है। यहां पर हम देखेंगे तो इसका आधा 50% आधा, तो 37.5 हो गया, 50% इधर से 50 इधर से आएगा, तो कुल मिलाकर के यहां पर हो गया 87.5%।
अब BC2F1 का भी क्रॉस करवाते हैं ए और ए के साथ। इधर से तो वही आना है 50%। अब इधर से जो 87.5% है इसका आप आधा करिए 4, तो 50% प्लस इधर से आएगा 50%, तो ये हो जाएगा 93.75%। और इसे हम नाम देते हैं BC3F1। BC3F1 नाम दे दिया इसको BC3F1। अब जो ये BC3F1 है इसको मैं यहां ले रहा हूं, दिखेगा नहीं वीडियो में, तो ये मैंने यहां ले लिया BC3F1। अब इस BC3F1 को अगर मैं देखें तो BC3F1 में जो लक्षण है, इनकी जो करेक्टर है वो ए का चल रहा है। ए का बढ़ा रहे हैं हम, यहां भी ए का बढ़ाया है, यहां भी ए का बढ़ाया है, इधर से तो आधा आधा आ रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, देखो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हो गया कि बी का कम हो गया, ए का बढ़ गया। देखो ए का हो गया इतना, पहले 50% था, फिर हुआ इतना, फिर हो गया इतना, अब हो गया इतना, अब केवल 6.25% ही बचा है बी, तो ये हो गया भाई अपना 93.75% ए। अब इसका क्रॉस भी हम करवाते हैं किसके साथ, वही रिकरेंट पेरेंट ए के साथ। तो जब इसका क्रॉस करवाते हैं तो वही भाई 50% तो इधर से आना तय है। इधर से कौन सा आएगा, देखो 93.75 करेंगे, 2 करिए, तो चौका 8, तो की बात है 2 8 16, और तो लगभग इसको छोड़ दिया, आप डायरेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ये 93 था, फिर देखो पहले ये 50 बढ़ा, फिर ये 25 बढ़ा, फिर ये 12.5 बढ़ा, फिर ये 6 पॉइंट कुछ बढ़ा, अब ये 3 पॉइंट कुछ बढ़ेगा। तो यहां से इसका अगर देखें तो लगभग ये 46 के आसपास बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना 96%। इससे हम नाम देते हैं BC4F1। इसका फिर हम क्रॉस करवाएंगे ए के साथ, फिर दोबारा से अब ये हो जाएगा लगभग 98%। इसको हम कहेंगे BC5F1। फिर इसका क्रॉस करवाएंगे ए के साथ, तो अब ये हो जाएगा इसमें एक और लगभग 99% जीनोम, तो ये हो जाएगा BC6F1। समझे? यानी कि इस तरह से हम बार बार अगर F1 पादप का क्रॉस उसके जनक से करवा रहे हैं, यहाँ पर देखो परिभाषा भी ये कहती है कि जब हम F1 पादप का क्रॉस उसके किसी एक जनक से करवाते हैं, देखो हर जगह पर हमने जनक से करवाया है, यहाँ करवाया है, यहाँ देखो ये करवाया है इसके साथ, ये इसके साथ करवाया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना, इसके साथ, ये इसके साथ, इस तरह से हर जगह पर हमने F1 पादप का संकरण हमेशा उसके एक जनक के साथ करवाया है, तो इसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। धीरे धीरे हमने जब ये इस तरह से क्रॉस करवाते गए, बैक क्रॉस करवाते गए, तो लास्ट में हमको ये 99% जो जीनोम है उसको देखिए। हमने बताया था आपको कि हमको अधिक से अधिक जीनोम चाहिए ए का, ताकि हाई यील्डिंग की गुण उसके अंदर आ सके। केवल इससे हमको 1 या 2 जीन चाहिए जो रेजिस्टेंसी के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, तो वो हमने 1% में छोड़े हैं। बाकी के जितने भी परसेंट जो जीनोम है वो हमने ए का कर दिया है। तो इस तरह से इस लाइन को अगर आप देखते हैं, इस लाइन को, तो इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो इसमें 99% जीनोम ए का है, 1% जीनोम केवल बी का है। अगर आप इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो लगभग डीएनए समान आएगा, केवल इस रेजिस्टेंट जीन को छोड़कर, इस रेजिस्टेंट डीएनए को छोड़कर। तो इस तरह की लाइन जीनोम में अगर देखा जाए तो दोनों के समान है।
तो इसलिए इसको हम कहते हैं निल, नियरली आइसोजेनिक लाइंस, निल्स। और इस प्रकार की लाइन मॉलिक्यूलर मार्कर सेट करने के काम में आती है, कि मॉलिक्यूलर मार्कर डेवलप करने के काम में आती है। यानी कि अगर हम इनका डीएनए और इसका डीएनए चलाएंगे तो इसमें और इसमें केवल एक ही अंतर है कि अब इसमें रेजिस्टेंसी है और इसमें रेजिस्टेंसी नहीं है। इन लाइनों को हम एक जो रेजिस्टेंट सोर्स है उसके रूप में काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अब डिजीज रेजिस्टेंसी है। तो ये था संकर पूर्वज संकरण। पूरी टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे और भी अगर आगे आएगी तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें इस जेनेटिक्स को पढ़ने में हेल्प करेंगी उनको मैंने यहां पर बता दिया है। अब धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में मेंडल के जो नियम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।